दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 जुलाई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी मेरा ये खास वीडियो संदेश पूरा सुन लेना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो मार्गदर्शन भी मिलता रहे, जिसके माध्यम से आपका भुगतान हो सके। तो साथियों, ये पुस्तक मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट। ये पार्लियामेंट्री एक्ट है। हमारी संसद ने बहुत लंबे समय बाद कोई कानून सर्वसम्मति से बनाया था, और इस कानून में ये अधिकार दिया गया धारा 3/21 और 22 के अंतर्गत कि देश में कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की जमा योजनाओं का, बचत योजनाओं का, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का शिकार बनता है तो उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा इस कानून के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उसको 180 दिन में आवेदन लेकर वापस करेंगे। साथियों, इस कानून की अगर भूमिका को आप पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, तो ये कानून इस लक्ष्य के साथ बनाया गया था, क्योंकि इस कानून के आने से पहले देश में 3 लाख पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कंपनीज़ को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, निधियों को, फर्म्स को, एसएचजीज़ को, कॉरपोरेशन को, एनबीएफसीज़ को, फाइनेंस कंपनियों को, रियल एस्टेट कंपनीज़ को बैन कर दिया गया था। और इन 3 लाख कंपनीज में देश के लगभग 42 करोड़ नागरिकों का मेहनत का पैसा फंसा हुआ था या कहीं डूब चुका था, जो उन्हें वापस नहीं मिल रहा था। केवल कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा था। तो इस खेल के कारण देश में 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथियों ने और हजारों निवेशक साथियों ने और 1250 सैनिकों ने इन ठगी प्रकरणों में अपनी मेहनत का पैसा डूब जाने के कारण आत्महत्याएं कर ली थी। देश में एक खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ था करोड़ों जमाकर्ताओं और एजेंट्स के बीच, चूँकि इन कंपनीज के तथाकथित एजेंट, जो गैरकानूनी रूप से एजेंट बना दिए गए थे, वो जब किसी का पैसा इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कराते थे किसी भी नाम पर, तो वो ये गारंटी देते थे कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपका पैसा वापस ला करके दूंगा। इस गारंटी के कारण ही जो जमाकर्ता परिवार होते थे वो एजेंट साथियों के साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, उनका अपमान करते थे। जो थोड़ा दबंग होते थे वो उनके खेत खलिहान, घर द्वार, पशुधन, यहाँ तक कि स्त्रियों तक को छीन लेते थे, और कई दबंग तो क्रोध के कारण गोली तक मार देते थे एजेंट साथियों को। ये स्थिति थी साथियों। कह सकते हैं कि एक गृह युद्ध, खूनी संघर्ष देश भर में छिड़ा हुआ था, जिसे रोकने का कोई भी उपाय न सुप्रीम कोर्ट के पास था, न आरबीआई के पास था, न सेबी के पास था, न सीआरसी के पास था, न कंपनी रजिस्ट्रार के पास था, न किसी बुद्धिजीवी के पास था।
इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर स्टडीज़ की गई। आरबीआई के रिसर्च टीम ने सारी दुनिया के कानूनों का अवलोकन किया और ये पाया कि यदि देश में कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें निवेशकों को पोंजी स्कीम्स का शिकार बने लोगों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया जाए और उनका भुगतान सरकार कर दे, तो इस खूनी संघर्ष को रोका जा सकता है। एजेंट्स के पलायन को, उत्पीड़न को, आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। आपको सबको पता है, पोंजी स्कीम्स का शिकार बन जाने के कारण बहुत सारे सांसदों ने आत्महत्याएं कर ली थी, पुलिस ऑफिसर ने कर ली थी, आर्मी पर्सनल ने कर ली थी और गवर्नर तक ने आत्महत्याएं की, मिनिस्टर्स तक ने आत्महत्याएं की। इसी वजह से ये मामला इतना संवेदनशील बना कि इसकी स्टडी इंटरनेशनल लेवल पर की गई और ये कानून 2019 में अस्तित्व में आया। समूची संसद ने सर्वसम्मति से ये कानून बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया। बहुत सख्त कानून है, बहुत लाभकारी कानून है, एक सुंदर कानून है, लेकिन इस कानून को लेकर के देश में ठग, उनके दलाल और दल्लियों ने और शासन प्रशासन में बैठे हुए बेईमान लोगों ने एक माहौल बनाया कि ये कानून एजेंट्स के विरुद्ध है, इसलिए एजेंट्स इस कानून का प्रचार प्रसार ना करें, इस कानून का प्रयोग ना करें, निवेशकों को इस कानून के विषय में ना बताएं। और उस भ्रामक माहौल ने साथियों इस कानून के क्रियान्वयन को काफ़ी लंबे समय तक रोके रखा। आज हालांकि कई सारे संगठन बने थे जो वट्स एक्ट की खिलाफत करते थे, उन सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका है लगभग। उन्हें चलाने वाले या तो नरक की आग में झोंक दिए गए होंगे या मर गए होंगे या किसी जेल में होंगे या बिस्तरों में पड़े होंगे अपंगों की भांति संभवतः। चूँकि अब कहीं भी वट्स एक्ट का विरोध खुलेआम करने का साहस किसी संगठन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी नेता में, किसी एनजीओ में, किसी उद्योगपति में मुझे नहीं दिख रहा है। चूँकि हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने पिछले लगभग 3 साल में पूरे देश में पदयात्राएं की, सभाएं की, ज्ञापन कार्यक्रम किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, जेल भरो आंदोलन किया, धरने किए, प्रदर्शन किए और जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ किया ताकि इस कानून का प्रचार प्रसार हो, एजेंट और निवेशकों के मध्य खूनी संघर्ष रुके, अधिकारी इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करें, पीड़ितों के आवेदन लें और उनका भुगतान करें। हम इसमें काफ़ी हद तक सफल रहे, लेकिन जहां हम विफल हुए, अपनी विफलता को भी बताना चाहूँगा कि हमारी विफलता ये रही कि हम आज तक बड़ी संख्या में, बहुतायत में लोगों का भुगतान नहीं करा सके वट्स एक्ट के अंतर्गत। लेकिन आवेदन हमने करोड़ों की संख्या में कराए। 20 राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हुई, करोड़ों साथियों ने आवेदन किए, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो सका। ये हमारी विफलता रही और हमारे एजेंट साथियों ने केवल आवेदन भर को अपनी मुक्ति का मार्ग मान लिया और जो हमें मसीहा कहते थे, भगवान कहते थे, जीवन देने वाला कहते थे कि साहब आपने जीवन बचा लिया, वो इस आवेदन देने की प्रक्रिया को ही अपनी मुक्ति का मार्ग मानकर घर बैठ गए। बहुत सारे उनमें से दूसरी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम करने लगे, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी। और साथियों, आज ऐसे तमाम एजेंट साथियों के सिर पर पुनः फांसी की तलवार लटक गई है या फंदा लटक गया है, चूँकि ऐसी जो कंपनी 2019 के बाद भी चल रही थीं
जमा योजनाएं चला रही थीं, सागा जैसी या उन्नति जैसी या गिव एंड टेक जैसी, और भी हज़ारों की संख्या में है वो। उन सब में काम करने वाले एजेंट्स के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और धारा 111 में हमारी सरकार ने, मोदी की ने ये प्रोविज़न कर दिया कि एजेंट भी दोषी है और उसकी भी कुर्की होगी, 20 साल की सज़ा होगी अगर दोषी पाया गया ऐसी किसी पोंजी स्कीम्स में काम करते हुए। तो तलवार लटक गई गर्दन पर साथियों। हमारी बात नहीं मानी, आज भी नहीं मान रहे हैं बहुत सारी कंपनीज आज भी चल रही हैं धोखाधड़ी से। जैसे पहले चलती थी वैसे ही आज भी चल रही हैं, अधिकारियों को रिश्वत देकर खुलेआम चल रही हैं। उनके लिए और भयावह स्थिति होने जा रही है जो लोग आज भी इनमें काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सत्य को धारण नहीं करोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे, असत्य और लालच ही आपके पेट पालन का साधन बन जाएगा, तो निश्चित रूप से आप पश्चाताप की आग में जलोगे साथी। निश्चित रूप से आपको उसके दुखद परिणाम भोगने होंगे। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे पूरे संगठन ने, फिर भी साथी नहीं माने तो उन्हें अपनी करनी का दंड भोगना पड़ा और आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि एजेंट्स को मैं ज़्यादा दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो बेरोज़गार थे। उन्होंने सरकारी लाइसेंस देखे, पंजीकरण देखे, सरकार में बैठे हुए लोगों द्वारा पोंजी स्कीम्स का प्रमोशन देखा, देश के बड़े बड़े ख्यातिलब्ध सेलिब्रिटीज़ द्वारा इन कंपनीज़ का प्रमोशन किया गया, इनका प्रचार प्रसार किया गया। तो एक बेरोज़गार, अनपढ़ या पढ़ा लिखा एजेंट अगर इनके झांसे में आकर फंस गया तो वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन बड़ा अपराध ये था कि जिन ज़िलाधिकारियों को, डीएम्स को, कलेक्टर्स को, एसडीएम साहिबान को, एसपी को, एसएसपी को, पुलिस कमिश्नर को, थाना प्रभारी को इन पोंजी स्कीम्स को रोकने की जिम्मेदारी कानूनी रूप से वाट्स एक्ट 2019 में दी गई थी, उनके खिलाफ कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, उनको कहीं जेल नहीं भेजा जाता, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता या उनको कोई दंड नहीं दिया जाता। दंड की बारी जब आती है तो उसका शिकार केवल और केवल एजेंट साथी बनते हैं। और एजेंट साथी इसी भय से आज भी आत्महत्या करने लगे हैं, फिर से इन सागा जैसी कंपनीज़ के या सहारा जैसी के, चूँकि सहारा भी 2022 तक चलती रही हैं, उसकी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बहुत सारी चलती रही हैं। तो वो आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया, हमारे वीडियोज़ को नहीं सुना, हमारे संगठन से भी नहीं जुड़े, हमारी बातें नहीं सुनी, कानून को नहीं जाना। जो ठगों ने, दलालों ने उनको बहकाया वाट्स एक्ट 2019 के मामले में, उन्होंने उसी को सच मान लिया और आज वो भयावह मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। और इन लोगों के कारण जो देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान मात्र 180 दिन में हो जाना चाहिए था, वो 6.5 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। और हमारा संघर्ष भी और ज़्यादा बढ़ गया कि हमें और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। साथियों, इन विपरीत हालातों से निपटने के लिए, खूनी संघर्ष को रोकने के लिए, देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करवाने के लिए, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए और साथ साथ हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाने के लिए हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। उसमें आप सब सम्मिलित हो सकते हो, अभी समय है। 14 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं। 15 जुलाई को ये विशेष याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी, यानी दाखिल कर दी जाएगी। निश्चित रूप से चूँकि ये याचिका वाट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, तो इसको डिनाई तो कोई कर ही नहीं पाएगा। इतनी हिम्मत तो है ही नहीं किसी में। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सामर्थ्य
किसी में हिंदुस्तान में नहीं है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार हो, कोर्ट हो, कोई गुंडा हो, माफिया हो, मवाली हो, कोई कंपनी हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या फिर कोई और ग्रुप हो। इस कानून की अनदेखी, इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकना अब किसी की ताकत नहीं बची है, चूँकि पूरा हिंदुस्तान लगभग हमने जागरूक कर दिया है, आज सब सत्य को समझने लगे हैं। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत देश के समस्त ठगी पीड़ित और एजेंट साथियों को मिलेगी, या मिलने वाली है। कहें बहुत जल्दी इस याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी, चूँकि पूरी ग्राउंड्स के साथ हम इसको प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। बहुत दिन रात रिसर्च वर्क चल रहा है, मेहनत चल रही है, इसमें हम लाखों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। इसीलिए आपसे भी बार बार मैं अपील करता हूं कि तमाम साथी हमें धन से भी सहयोग करें, आर्थिक सहयोग भी करें, चूँकि हम कोई धन पशु नहीं है, कोई कारखाने हमारे नहीं चल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारी सपोर्ट नहीं है, कोई उद्योगपति हमें सपोर्ट नहीं करता है, हम किसी एनजीओ की सपोर्ट नहीं कर लेते हैं। हम केवल और केवल ठगी पीड़ितों के सहयोग से ही आंदोलन भी चला रहे हैं, याचिकाएं भी दाखिल कर रहे हैं, और लड़ाइयाँ भी जो लड़ रहे हैं वो सब केवल ठगी पीड़ितों के सहयोग से ही लड़ते हैं। चूँकि सैद्धांतिक रूप से हम दूसरे लोगों से सहायता लेना भी नहीं चाहते, चूँकि यदि उनसे सहायता लेंगे तो शायद हम ठगी पीड़ितों का कल्याण नहीं कर पाएंगे, भुगतान नहीं करवा पाएंगे, और हम केवल लालच के शिकार बनकर रह जाएंगे। इसलिए हमने हमेशा यही किया है, संकल्प भी लिया है कि हम जो पीड़ित हैं उन्हीं के सहयोग से अपनी पूरी लड़ाई को लड़ेंगे और इसको सफलता तक ले जाकर सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे। चूँकि साथियों पहला अनुभव ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, चाहे वो सहारा इंडिया समूह का मामला रहा हो, PACL पल्स का रहा हो, साईं प्रसाद का रहा हो, समृद्धा जीवन का, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड का, साइंस सिटी का, रोज वैली का, पिनकॉन का, या आदर्श का, या JKB का, या ट्रिनिटी का, या जनशक्ति का, या किम फ्यूचर का, या RMCL का, या क्या बोलते हैं अल्केमिस्ट का, या किसी और कंपनी का, हीरा गोल्ड वगैरह का, उन सब के मामलों में सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स विफल हुए हैं। उनके आदेश भी शासन ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिए हैं। केवल कुछ लोगों को रोज़गार जरूर मिल गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के आदेश के बाद, जैसे लिक्विडेटर हो गए, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड जस्टिस हो गए, चाहे वो सहारा CRC मामले में रहे हों, चाहे PACL पल्स के सेबी रिफंड पोर्टल के मामले में रहे हों, या अब हाई कोर्ट साईं प्रसाद का मामले में रहे हों, या रोज वैली के में, या किसी के में भी कुछ रिटायर्ड जस्टिस को, उनके स्टाफ को रोज़गार मिल गया, कुछ लिक्विडेटर्स के नाम पर रिटायर्ड IAS को रोज़गार मिल गया, कुछ NCLT के नाम पर रिटायर्ड दूसरे प्रोफेशनल्स को रोज़गार मिल गया, लेकिन भुगतान हमारे ठगी पीड़ितों का आज तक नहीं हुआ। बर्ड्स एक्ट 2019 बन जाने के बाद भी, और सरकार ने, ठगों ने, बेईमानों ने, उनके दलालों ने, दलियों ने हमेशा ये प्रयास किया कि किसी तरह से बर्ड्स एक्ट को ख़त्म करवा दिया जाए, दबा दिया जाए, इसका उपयोग ठगी पीड़ित ना करें ताकि उनका भुगतान ना हो सके, एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान ना मिल सके, और सब यूं ही तड़प तड़प कर मरते रहें या इस पीड़ा को भूल जाएं। लेकिन हमने हमेशा इस मामले को ज़िंदा रखा, और आज तो इतना ज़िंदा हो गया है कि बर्ड्स एक्ट की आग समूचे बेईमान सिस्टम को निगलने के लिए ज्वालामुखी बन चुकी है साथियों। और इस ज्वालामुखी का आगाज़ शहीद आज़म ऊधम सिंह के शहादत दिवस पर 31 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के फरह चुरमुरा गांव से होने जा रहा है, जहां ठगों की एसोसिएशन के चेयरमैन जयकिशन राणा का ऑफिस भी हुआ करता था साथियों, और वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मस्थली भी है। वहीं से ये आग ज्वालामुखी में परिवर्तित होगी और एक विशाल राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन 31 जुलाई से हम आरंभ करने जा रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत मिले कि वो न्याय करने में घबराए नहीं, बिल्कुल न्याय करे। देश को ताकत मिले कि वो अपने ठग बेईमान हुक्मरानों की जी हजूरी ना करे, गुलामी ना करे, बल्कि उसको एहसास हो जाए कि जो सत्ता में बैठे हैं वो केवल और केवल तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे चरणों के दास हैं,
वो मालिक नहीं हैं, उनको तुम्हारा पैसा वापस करना होगा, उन्हें WATS एक्ट 2019 को क्रियान्वित करना होगा या फिर सत्ता से हाथ धोने पड़ेंगे। आज तक साथियों तमाम आंदोलनकारी रेल की पटरियां उखाड़ते रहे हैं, लेकिन हम रेल की पटरियां नहीं उखाड़ेंगे, हम सत्ता उखाड़ करके फेंक देंगे अगर WATS एक्ट 2019 का क्रियान्वयन करते हुए सरकार ने आप सबका पैसा नहीं दिया। तो ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। हमारे बहुत सारे साथी राज्यों में बहुत बल लगा रहे हैं, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं, चूँकि तमाम मामले मल्टी स्टेट हैं और WATS एक्ट की धारा 30 ये कहती है कि मल्टी स्टेट मामलों में भुगतान की जिम्मेदारी, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी, सीज और नीलाम की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। और व्यवहारिक रूप से भी सरकार ने आपके साथ छल करने के लिए ईडी के माध्यम से आप सबका पैसा अपने कब्जे में कर रखा है, इसलिए आपका भुगतान प्रधानमंत्री को करना है। सीधी सीधी बात यह है, क्योंकि सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मतलब नरेंद्र मोदी। कैबिनेट का, संसद का कोई बहुत ज़्यादा महत्व 2014 के बाद रहा नहीं है देश में, जो कर दे सो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इन दोनों शख्सियतों को कानून का एहसास कराने के लिए, सत्य और न्याय का एहसास कराने के लिए, संसद और लोकतंत्र क्या होता है इसका एहसास कराने के लिए, देश क्या होता है, देश की जनता क्या होती है, इस सत्य का भान कराने के लिए हमने एक विशाल सत्याग्रह आंदोलन 31 जुलाई से मथुरा फरे में रखा है। साथियों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, संपूर्ण राष्ट्र का, कि जो भी अपने राष्ट्र को अंश मात्र भी प्रेम करते हैं, जो अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, जो अपना सुरक्षा सम्मान वापस पाना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वो साथी सब 31 जुलाई को सुबह 10 बजे मथुरा फरे पधारें, भयमुक्त होकर पधारें, तनाव रहित होकर के पधारें। चूँकि हम अगर 31 जुलाई को प्रधानमंत्री ने स्वयं मथुरा फरे आकर आपके भुगतान की घोषणा नहीं की, दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं किया, दोषी राज्यों की ग्रांटें नहीं रोकी, अपने सेंट्रल के दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं किया, तो हम मथुरा से ही पैदल कूच करेंगे दिल्ली संसद भवन का घेराव करने के लिए। उसमें 5 दिन लगें, 10 दिन लगें, जो भी लगें, पैदल चलेंगे वहाँ से साथियों, और दिल्ली संसद भवन का घेराव करेंगे। संसद चल रही होगी, यमुना जी तेज बहाव पर होंगी, माता यमुना के आशीर्वाद से, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को साथ लेकर, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण की अनुकंपा से हम इस पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को जमींदोज करने का काम करेंगे और देश को एक ऐसी ईमानदार प्रशासनिक शासकीय प्रणाली देंगे, व्यवस्था देंगे, जो देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगी, एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देगी और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रत्येक ठग को, बेईमान को, नंग को, नीच को, धोखेबाज को सजाए मौत देगी। इस संकल्प के साथ भयमुक्त होकर तमाम साथियों को 31 जुलाई को मथुरा फरे पधारना है। साथियों, थोड़ा सा संघर्ष बाकी रह गया है, बाकी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं। आज मैंने पर्चा बना दिया है, मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद है, उस पर लगा हुआ है, तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारी वेबसाइट पे है tapjap.in पे, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। उसके नीचे अपने ज़िले का, राज्य का, तहसील का, वार्ड का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपना फ़ोटो लगाकर, ऊपर भयमुक्ति यंत्र जो हमारा लोगो है वो लगाकर, अपने कॉन्टैक्ट नंबर देकर इस पर्चे को पूरे क्षेत्र में बंटवाएं, ताकि कम से कम 5 लाख लोग 31 जुलाई को मथुरा फरे में एकत्र हो सकें और न केवल रेल और सड़क मार्ग जाम हो जाए, बल्कि आपके आंदोलन की गूंज मोदी के कानों तक नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कानों तक गूंजे और पता चले उसे कि सच में हिंदुस्तान आज जाग गया है और अब ये विश्वगुरु न केवल अपने ठग बेईमान शासकों का अंत कर देगा, बल्कि सारी दुनिया को ठग मुक्त बेईमान रहित अखंड भारत के रूप में निर्मित कर देगा। इतनी ताकत,
के साथ शंखनाद करना है साथियों। मथुरा वही भूमि है जहां आज से 5,500 वर्ष पूर्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर संपूर्ण आर्यावर्त को ठगों से, बेईमानों से, धोखेबाजों से, छल करने वालों से मुक्त कर दिया था। उसी पावन पवित्र स्थली से हम और आप सब मिलकर हिंदुस्तान को भी पुनः ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर जरूर कर देना तमाम साथी।